हेलो स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड के मैट्रिक का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है और बिहार बोर्ड ने मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए एक मॉडल सेट निकाला है जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। टोटल 100 एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसमें से 25 क्वेश्चन अभी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं और इसी तरह से 25-25 क्वेश्चन करके 4 वीडियो में हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमने पिछले साल के भी मॉडल पेपर को सॉल्व किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आप उसको भी देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। तो सबसे पहले इसके लिए 2052 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और देखेंगे उसमें 3 कितनी बार गुना हुआ है। तो इसके लिए चलिए फटाक से निकालते हैं। 2052 का अभाज्य गुणनखंड, पहले 2 से भाग लगेगा, आपको मिलेगा 1026। उसके बाद फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 513 आपको मिलेगा। फिर 3 से भाग लगेगा 171 बार में। उसके बाद यहाँ पे आप 3 से भाग लगाइएगा, फिर से 57 बार में लगेगा। फिर 3 से भाग लगेगा 19 बार में। 2 बार है मतलब 2 पर पावर 2 होगा। 3 बार है मतलब 3 पर पावर 3 होगा। और 19 एक ही बार है मतलब 19 पर पावर 1 ही होगा। हमें 3 का घात पूछा था, 3 का पावर पूछा था, तो 3 का पावर हमें 3 मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरे वाले में बोला गया है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। शांत नहीं है मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भिन्न दिया रहता है उसके हर को देखना है। हर में जो नीचे संख्या दिया रहेगा उसका आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उसमें केवल 2 और 5 दिखना चाहिए। अगर केवल 2 और 5 दिख रहा है तो वो शांत होगा, मतलब टर्मिनेटिंग होगा। और अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और दिख रहा होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब अशांत होगा। यहाँ पे बोला है शांत नहीं है, मतलब अशांत के बारे में बोला है। 2 और 5 के अलावा यहाँ पर दिख रहा है 2 और 7, मतलब यहाँ पर हम इसको टिक करेंगे। यही एक ऐसा भिन्न है जो कि अशांत है या शांत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको दिया रहता 2/500 और पूछ देता कि ये इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, यानी कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप क्या करते, जो नीचे संख्या दी गई है उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देते। इसमें देखिए केवल 2 और 5 दिखाई दे रहा है। 2 3 बार है गुना 5 3 बार है, तो केवल 2 और 5 दिखाई दे तो शांत है। और अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और संख्या दिखाई दे दे, अगर गुना 7 रहता या गुना 3 रहता तो वो अशांत होता। बहुपद इतना के शून्यकों का योग है, मतलब आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछा है। आपको पता होगा कि जब आप बहुपद को हल करते हैं तो आपको x का 2 वैल्यू मिलता है। एक वैल्यू को आप अल्फा कहते हैं और एक वैल्यू को बीटा कहते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा करने से कितना आंसर मिलेगा यही आपसे पूछा है। पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं तो x इंटू 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर और x इंटू -5 हो जाएगा -5x। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -5x और इधर तो -3 था ही। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणक होता है उसको ए कहते हैं, ए आपका 2 हो गया। एक्स का जो गुणक होता है उसको बी कहते हैं, बी इक्वल टू -5 हो गया। और यहाँ पे जो अकेला नंबर रहता है जिसमें एक्स नहीं होता है उसको सी कहते हैं, सी इक्वल टू -3 हो गया। आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछा था, तो अल्फा प्लस बीटा याद रखिएगा -b/a होता है। और अगर आपसे अल्फा इंटू बीटा पूछ देता तो ये होता है c/a। शून्यकों का गुणनफल इसको कहते हैं। ये तो अभी नहीं पूछा है, इसको छोड़ देते हैं, ये निकालते हैं। -b/a करना है, माइनस तो फॉर्मूला में ही है तो माइनस डाल देते हैं। b के जगह पे -5 है तो एक माइनस यहाँ पे और आएगा, -5 हो जाएगा बाई a के जगह पे 2 है तो 2 डाल देते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5/2। कहाँ पे आंसर है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगर अल्फा इंटू बीटा पूछ देता तो क्या आंसर आता आप कमेंट में बताइएगा। यदि समीकरण इतना में एक मूल -3 हो तो p का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए p जो लिखा है उसका वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। अब देखिए इस समीकरण का एक मूल इतना है, -3 है, मतलब अगर आप -3 को इसमें डाल दीजिएगा तो जो आंसर आएगा वो 0 के इक्वल होगा। x जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ पर आप -3 डाल सकते हैं। तो समीकरण आपका क्या है, 2x स्क्वायर प्लस px-3 इज इक्वल टू 0। और x के जगह पे आपको -3 डाल देना है, -3 डालिएगा, p का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो डालते हैं यहाँ पे 2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस p गुना -3 हो जाएगा। और एक -3 इधर था ही, -3 इज इक्वल टू 0। 3 3 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, यहाँ पे 18 प्लस ये तो माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे -3p और -3 इज इक्वल टू 0। 18 में 3 घटा देंगे तो 15 बचेगा, 15 -3p इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे 3p को उस तरफ भेज देते तो 15 बराबर 3p हो जाएगा।
और p बराबर 15/3 यानी कि 5। p का वैल्यू 5 मिल गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान है। अल्फा इंटू बीटा पूछा है, तो आपको अभी हम जस्ट बताए थे कि अल्फा इंटू बीटा अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आपको सीधे c/a कर देना है। अब आपको बस पहचानना है कि इसमें c कितना है और a कितना है। देखिए, एक्स स्क्वायर का जो गुणक होता है वो आपका a होता है, तो a बराबर यहाँ पे आपका a ही है। उसके बाद b के जगह पे क्या है, b बराबर क्या हो जाएगा, x का जो गुणक होता है b के जगह पे -b है। और c के जगह पे क्या है, c के जगह पे c ही है। अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए आपको c/a करना है। c के जगह c ही है, a के जगह a ही है, तो कुछ भी बदलाव नहीं होगा। यहाँ पे c/a ही आपका आंसर आ जाएगा। प्लस में दोनों है ऊपर नीचे, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। हाँ, अगर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछ देता तो थोड़ा सा आंसर में चेंज आता। अल्फा प्लस बीटा करने से क्या होता है, आपको मिलता है -b/a। अब देखिए, माइनस ये फॉर्मूला का ही है और b ऑलरेडी नेगेटिव है, तो एक माइनस फार्मूला वाला और एक माइनस वहाँ b का वैल्यू वाला, तो दो माइनस हो गया बाई a, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस b/a। ये आंसर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, मतलब एपी में कौन है, ये आपसे पूछा है। देखिए, जब भी कोई सीरीज एपी में होता है ना तो उसका डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। 5 में से 2 घटाइएगा तो जितना आएगा उतना ही यहाँ पे भी आना चाहिए। 7 घटा 5 करने से तो क्या आ रहा है, 5 घटा 2 करते हैं तो 3 आता है, 7 घटा 5 करते हैं तो 2 आता है। मतलब यहाँ पर बराबर बराबर बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, ये एपी में नहीं है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर में नंबर्स हैं तो ये एपी में नहीं ही होगा। 3 का स्क्वायर 9 और 4, 9 में से 4 घटाइएगा तो 5 डिफरेंस यहाँ पे मिला। और यहाँ पे 7 7 49, 3 3 9, 49 में से 3 घटाइएगा तो 5 तो नहीं ही आएगा, कुछ और नंबर आएगा। मतलब ये भी एपी नहीं है। यहाँ पर आपको मिलेगा x² माइनस एक्स और इधर मिलेगा x³ माइनस x²। दोनों जगह अलग अलग आंसर आ रहा है, मतलब ये भी एपी में नहीं है। अब एक ही ऑप्शन बचा, यही होगा एपी में। 3 घटा 1 करेंगे तो 2 बचेगा, 5 घटा 3 करेंगे तो भी 2 बचेगा, मतलब ये एपी में है। यहाँ पर डिफरेंस हमेशा सेम है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो फार्मूला आना चाहिए। एक फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, याद रखिएगा। और एक तो फेमस फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इस तरफ बच जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। मतलब इसके जगह पर आप इतना लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पर हम वही लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई करना है इसको किससे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजिएगा तो इधर प्लस में है उधर माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस तरफ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। वही चीज़ यहाँ पे करते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब एक और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जब करते हैं तो आपको 1 मिलता है। उसी तरह से दो और याद कर लीजिएगा कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब इसमें दो गो कॉसेक थीटा है और इसमें दो गो साइन थीटा है। तो एक कॉसेक थीटा और एक साइन थीटा मल्टीप्लाई होके 1 बन जाएगा और दूसरा भी मल्टीप्लाई होके 1 बन जाएगा। तो हम लोग 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन डी में है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे तरीके से बता देते हैं। यहाँ पे जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है आप इसको 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इंटू साइन स्क्वायर थीटा इधर है ही, इट इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी ही सही होगा। 8 नंबर में देखिए एक बहुपद दिया है और आपको डिस्क्रिमिनेंट बताना है कि क्या होगा। आपको पता होगा कि डी इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं इसमें। अब जो पॉलिनोमियल आपको दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे पॉलिनोमियल है 5x² माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a के जगह पे क्या है 5 है, b के जगह पे आपका -4 है और c के जगह पे 2 है। ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c, सिंबल के साथ लिखना है। d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac
बस फिट कर देना है सबको। बी स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए यानी कि 5 और सी यानी कि 2। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, घटा 4 पंजे 20 दूनी 40, 16 घटा 40 करेंगे तो माइनस में 24 आपको मिलेगा। छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं ना, इसीलिए आंसर माइनस में आया। तो -24 कहाँ पे, बी में है, तो इसीलिए बी सही हो जाएगा। यहाँ पर फिर से एक बहुपद दिया है और आपको बोला गया है कि इसकी प्रकृति क्या होगी, नेचर ऑफ रूट्स आपको बताना है। देखिए नेचर ऑफ रूट्स निकालने में बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बताते हैं। देखिए पहले इसके लिए आपको डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो कि अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में निकाले। डी 3 तरह का आपको मिल सकता है। डी इज इक्वल टू 0 आपको मिल सकता है, डी इज इक्वल टू कोई पॉजिटिव नंबर मिल सकता है, प्लस वाला संख्या मिल सकता है, या डी इज इक्वल टू कोई नेगेटिव नंबर मिल सकता है, माइनस वाला संख्या मिल सकता है। आपको एक और फॉर्मूला पता होगा अल्फा और बीटा निकालने का, जो पॉलिनोमियल गिवन रहता है ना उसका रूट निकालने का एक फॉर्मूला पता होगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac, या जिसको हम लोग सिंपली डी भी लिख सकते हैं। b² - 4ac क्या होता है, डी होता है ना, तो d/2a। ये रूट किस प्रकार का होगा, ये इसी डी पर डिपेंड करता है। अगर डी मान लीजिए 0 है तो ये 0 यहाँ पर हो जाएगा, रूट अंडर 0 तो ये पूरा ख़त्म ही हो जाएगा, -b बचेगा, /2a बचेगा, मतलब अल्फ़ा भी उतना ही रहेगा और बीटा भी उतना ही रहेगा, -b/2a। मतलब अगर d 0 रहता है तो आपको 2 रूट्स मिलेंगे और दोनों सेम मिलेंगे। हम लिख सकते हैं दोनों रूट समान होगा और दोनों रूट वास्तविक होगा। वास्तविक कहने का मतलब क्या हुआ, वास्तविक तब होता है जब रूट के अंदर कोई माइनस वाला संख्या नहीं आता है। रूट के अंदर माइनस वाला आ गया मतलब वो वास्तविक नहीं हो सकता है। अब अगर डी के जगह कोई पॉजिटिव नंबर आ गया, प्लस वाला संख्या आ गया, तो यहाँ पे प्लस वाला संख्या आ जाएगा तो रूट अंडर कुछ तो रहेगा यहाँ पे बचा हुआ। अब वो जो रूट अंडर अगर प्लस वाला संख्या रहेगा तो एक वास्तविक संख्या ही आपको मिलेगा, एक रियल नंबर ही मिलेगा। तो एक बार प्लस करिएगा /2a तो कुछ और मिलेगा, और एक बार माइनस करके 2a कीजिएगा तो कुछ और नंबर मिलेगा। मतलब 2 अलग अलग आपको रूट्स मिलेगा, अल्फ़ा का वैल्यू कुछ और, बीटा का वैल्यू कुछ और। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे आप लिखिएगा असमान, मतलब दोनों रूट जो मिलेगा आपको वो असमान होगा और दोनों रूट वास्तविक भी होगा, क्योंकि रूट के अंदर माइनस वाला नहीं आया है। अब अगर डी का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो रूट के अंदर हमें एक नेगेटिव संख्या डालना पड़ेगा। रूट के अंदर नेगेटिव संख्या आया मतलब हमें जो आंसर मिलेगा, अल्फ़ा और बीटा का जो वैल्यू मिलेगा वो वास्तविक नहीं होगा। तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं वास्तविक नहीं। अब क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पे डी का वैल्यू निकालते हैं। इस क्वेश्चन के लिए डी का वैल्यू हो जाएगा, ए यहाँ पे कितना है, ए 2 है, b बराबर -4 है और c बराबर 3 है। तो हमें क्या निकालना है, b² - 4ac। b² मतलब 4 -4 का स्क्वायर, -4 गुना a के जगह पे 2 और c के जगह पे 3। तो यहाँ पे 4 चौक 16 हो जाएगा, घटा 4 दूनी 8 तिया 24, 16 घटा 24, आंसर आएगा -8। अब देखिए हम क्या बताए थे, d अगर माइनस में आया तो वास्तविक नहीं होगा। जो रूट आपको मिलेगा अल्फा और बीटा का वैल्यू वो वास्तविक नहीं होगा। ऑप्शन ए में है वास्तविक नहीं, तो यहाँ पे इसको टिक करना है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन x² - 3x + 2 का एक मूल है। अब देखिए जब भी कोई बहुपद दिया हो और उसका मूल खोजना हो, 4 ऑप्शन आपके सामने हो, तो सबसे आसान तरीका है कि चारों को डाल डाल के यहाँ पे पुट कर करके x के जगह पे देख लेना है कि किसको डालने से 0 आंसर आ जाता है। 0 डालिएगा तो x² के जगह पे 0² हो जाएगा, -3 गुना 0 और +2। तो यहाँ पे इधर तो 0 0 +2 बच ही गया, 0 नहीं आया ना, मतलब इससे काम नहीं चलने वाला है। -1 डालिएगा तो x² के जगह पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर, -3 गुना -1 करिएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा और 2 प्लस में 2, तो -1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, +3 + 2, तो आंसर आ जाता है 6। 0 आना चाहिए था ना, इससे भी काम नहीं चलेगा। -2 को डाल के देखिए, यहाँ पे -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 + 2, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस में, और इधर 2 दूनी 4 हो जाएगा +2, फिर 6 4 10 2 12 हो जाता है, नहीं होने वाला है। मतलब यही आंसर होगा, डी ही आंसर होगा पक्का। डी को डाल के दिखा भी देते हैं। डी यहाँ पे डालिएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, घटा 3 दूनी 6 हो जाएगा +2। तो अब देखिए 4 2 6 हो जाता है और -6, तो 0 आ गया ना, मतलब यही आंसर होगा, यही इसका एक मूल है। एक और तरीका है, आप जैसे गुणनखंड करते हैं वैसे इसका गुणनखंड कर दीजिए, 3x + 2
बराबर 0 है, तो इसका गुणनखंड आपको कर देना है एक्स स्क्वायर, 3 को 2 पार्ट में बांट देंगे तो -2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपका x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2, और यहाँ पे -1 कॉमन आएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब x का दो वैल्यू आपको मिलेगा, x बराबर 2 मिलेगा और x बराबर 1 मिलेगा। तो x बराबर 1 तो कहीं नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, x बराबर 2 दिख रहा है केवल डी में, तो यही सही होगा। x का 2 मान आता है ना, एक अल्फा और एक बीटा, तो बीटा तो कहीं नहीं दिख रहा है ना, केवल अल्फा दिख रहा है, इसीलिए डी को सही करेंगे। निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? देखिए परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ऊपर p और नीचे q दोनों इंटीजर होना चाहिए यानी कि पूर्णांक होना चाहिए, और q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा, ये वाला डेफिनेशन याद भी रखिएगा ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो आप लिख सकें। सबको हल करके देखते हैं। √3 गुना √5 हो जाएगा √15। यहाँ पे √7 गुना √9 हो जाएगा √63। यहाँ पे √8 गुना √2 हो जाएगा √16। ये तो हल हो सकता है, √16 4 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे √3 गुना √6 हो जाएगा √18। √15 तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। केवल यहाँ पे जो 4 आया ना, केवल वही परिमेय संख्या है, मतलब यहाँ पे सी को हमें टिक करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है? तो फटाक से निकाल के देख लेते हैं। 154 में पहले तो 2 से भाग लगेगा 77 बार में, फिर 7 से भाग लगेगा 11 बार में। 2 गुना 7 गुना 11 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, और कोई सही नहीं होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन एक घातीय समीकरण है? एक घातीय यानी कि लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है यानी कि जो चर होता है, जिसके लिए यहाँ पर x का इस्तेमाल हुआ है, उस पर हाईएस्ट पावर 1 ही हो सकता है, 1 से ज़्यादा कोई भी पावर नहीं होगा। तो देखिए किस में x पर हाईएस्ट पावर 1 है। अब देखिए बच्चा सब पहले इसको टिक कर देगा, लेकिन उसका गलत हो जाएगा। यहाँ पर पहली बात तो ये कि x बचेगा ही नहीं, तो उसका पावर आप कहाँ से देखिएगा। यहाँ पर x प्लस में है और बराबर की उस साइड भी x प्लस में है, पहले इसको उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, x घटा x हो जाएगा, और 5 को उधर भेजिएगा तो 7 घटा 5 हो जाएगा। तो इधर 0 बराबर 7 घटा 5 2, तो यहाँ पे कुछ और ही आ जा रहा है, यहाँ पे x बच ही नहीं रहा है, तो ये नहीं होगा लीनियर इक्वेशन। इसको गलती से भी टिक नहीं कीजिएगा। यहाँ पर देखिए x पर 2 पावर है, तो ये लीनियर इक्वेशन यानी कि एक घातीय समीकरण तो नहीं हो सकता। यहाँ पर भी x पर 2 पावर है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए इसको अगर आप हल करेंगे ना, तो आपको x पर पावर 1 ही मिलेगा। इधर हल कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर एक्स पर पावर 2 एगो मिलेगा, और इधर भी हल, इधर जो है एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, तो दोनों तरफ का एक्स स्क्वायर कट जाएगा और x केवल बचेगा, x के टर्म में केवल इक्वेशन बचेगा। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाकी कोई यहाँ पर सही नहीं हो सकता है। उसी तरह का ये भी है, इसमें आपको द्विघात समीकरण को पहचानना है, मतलब जिसका x पर पावर 2 हो। अब देखिए x पर पावर 2 वाला इक्वेशन साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है, इसको आप नहीं हटा सकते, कितना भी सॉल्यूशन इसका कीजिए आप इसको x पर पावर 2 को नहीं हटा सकते। ये सीधा सीधा सी आंसर सही हो जाएगा। अगर ऐसा कंफ्यूजिंग अगर कुछ ऑप्शन दे दे तो आपको फटाफट सबको सॉल्व करके देख लेना है कि किसका x पर पावर 2 बचता है। सबका खत्म हो जाएगा, 3 ऑप्शन का x पर पावर 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है, और केवल एक ही इक्वेशन ऐसा बचेगा जिसमें कि x पर पावर 2 रहेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। यदि समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो k बराबर क्या होगा? देखिए मूल बराबर कब होता है, अभी हम बताए थे एक क्वेश्चन में कि जब आपको d बराबर 0 मिलता है ना, तब दोनों मूल समान होते हैं, अल्फा और बीटा सेम आपको मिलता है। तो यहाँ पर भी d निकालते हैं और उसको 0 के बराबर कर देते हैं, k आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए a के जगह पे 4 है, b के जगह पे -3k है, और c के जगह पे 1 है प्लस में। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। d 0 आना चाहिए तभी मूल बराबर होंगे। अब देखिए b² यानी कि -3k का स्क्वायर करेंगे, -4 गुना a यानी कि 4 इंटू c यानी कि 1। अब 3k² यानी कि 3 3 9k² हो जाएगा, घटा 4 चौक 16 बराबर 0 इधर रहेगा, 16 को उधर भेजेंगे तो 16 इधर चले आएगा, 9k² बराबर 16/9, और k बराबर √16/9। ±4/3 कहाँ पे है, ऑप्शन डी में है, तो ये सही हो जाएगा। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2
और गुणनफल 15 हो तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। इसमें आपको शून्यकों का योगफल दे दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है 2, और आपको शून्यकों का गुणनफल भी दे दिया है, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है -15। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से आप उस द्विघात बहुपद का पता लगा सकते हैं जिसके लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इतना और इतना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, आप अच्छे से रट लीजिएगा। वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दोनों चीज़ आपको दिया ही हुआ है, बस यहाँ पे पुट कर देना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? -15 है, तो -15 हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर -2x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -15। तो एक्स स्क्वायर -2x -15 कहाँ पे दिख रहा है? ये ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? कौन नहीं है मतलब 3 को होगा ऑलरेडी, एक नहीं होगा। तो देखिए स्क्वायर वाला ही अक्सर समांतर श्रेणी में नहीं होता है, तो यहाँ पे बी ही सही होना चाहिए ऑप्शन। इसको चेक करते हैं। 12 4 16, 16 4 20, 4 4 का डिफरेंस है, ये तो है समांतर श्रेणी में। ए के बाद 3a हुआ, फिर 5a हो गया, मतलब 2a करके बढ़ रहा है। यहाँ पर 2a बढ़ा, फिर यहाँ पर भी 2a बढ़ा, मतलब ये है समांतर श्रेणी में। यहाँ पर देखिए 3 से 2 5 प्लस 2 हुआ, फिर 5 2 7, फिर प्लस 2 हुआ, मतलब ये तीनों समांतर श्रेणी में है, केवल ये नहीं होगा। इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे। समांतर श्रेणी इतना 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 का सारवंतर है। सारवंतर बताने के लिए क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा? सारवंतर क्या होता है? डिफरेंस होता है कि कितना कितना बढ़ रहा है, वो पता करने के लिए इतना घटा इतना करेंगे, या इतना घटा इतना करेंगे, या इतना घटा इतना करेंगे। किसी को भी उससे पहले वाले टर्म से घटा देंगे तो आपको सारवंतर यानी कि डी मिल जाएगा। तो चलिए डी निकालते हैं। इसमें से इसको घटा देते हैं। √8 घटा √2। √8 को लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2। अब देखिए 2 को √2 में से √2 घटाइएगा तो 1 √2 बचेगा। यही √2 यहाँ पर बी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसमें से भी इसको घटा सकते हैं, इतना माइनस इतना भी करिएगा तो भी आपका √2 ही आंसर आएगा। यदि x+2, 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान है, देखिए x का मान आपको बताना है, x एक अननोन नंबर है, ठीक। अब देखिए बोला है तीनों AP में है। AP में है मतलब इतना घटा इतना कीजिएगा तो जितना आंसर आएगा उतना ही आंसर इतना घटा इतना करने से भी आना चाहिए, मतलब D1 और D2 सेम आना चाहिए, तभी तो वो समांतर श्रेणी में होगा। तो चलिए वही करते हैं, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। पहले क्या करना होगा? 3x घटा x+2 करना होगा। 3x घटा x+2 करना होगा, तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, काहे कि घटा दोनों का है, इसका भी है और इसका भी है, इसलिए ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। इसका वैल्यू जो है ना, इतना घटा इतना के बराबर होना चाहिए, ताकि क्योंकि जो AP होता है ना उसमें D हर जगह सेम रहता है। तो 4x+1 घटा 3x, इन दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे 3x ब्रैकेट हटाइएगा तो घटा x हो जाएगा, और ये भी घटा -2 हो जाएगा, और इधर 4x माइनस 3x आपको x मिल जाएगा, +1 हो जाएगा। 3x माइनस x 2x माइनस 2 इज इक्वल टू x+1। आगे सॉल्व करेंगे तो x को उधर भेजना पड़ेगा और -2 को उधर भेजना पड़ेगा, तो कर देते हैं। इधर हो जाएगा 2x माइनस x, और इधर हो जाएगा 1 + 2, तो x बराबर 3 आपको मिल जाएगा। x का मान ही पूछा था ना, तो x का मान आपको 3 मिल गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, सिंपली आपको सबका वैल्यू पुट कर देना है और गुना कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए ये सब जो वैल्यू होता है ना, उसको याद करने का एक ट्रिक होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है, जिसमें साइन cos 10 cot sec cosec होता है और अलग अलग एंगल होता है। सबका वैल्यू याद रखने का, सबका वैल्यू टेबल बनाने का एक ट्रिक होता है। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिक, तो आपको मिल जाएगा। आप उसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तभी ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप बना पाएंगे। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, पुट कर देते हैं। sin 30 होता है 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा। cot 60 होता है 1/√3, तो 1/√3 पुट कर देते हैं, इंटू cosec 30, ये sin 30 का उल्टा है cosec 30, ये 1/2 था तो ये 2/1 होगा। ये 2 और ये 2 कट जाएगा, √3 इंटू √3 नीचे क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 कहाँ पे है? ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद है। अब देखिए एक AP आपको दिया है, धीरे धीरे घट रहा है, कितना कितना घट रहा है? 3 3 घट रहा है। तो
तो डी तो सबसे पहले आपका यहाँ पे -3 हो गया, काहे कि -3 घट रहा है। अब आपको यहाँ पे 10वां पद पूछा है तो ए एन वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए 10 बराबर क्या हो जाएगा, 10वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9 डी। ए है पहला पद आपका 10 है, 10 डाल देते हैं, प्लस 9 गुना डी करना है, ठीक। तो 9 गुना डी अभी हम बताए आपको -3 होगा, तो -3 से गुना हो जाएगा। यहाँ पे 10 9 या 27, तो -27 हो जाएगा, मतलब -17 आपको आंसर मिलेगा। मतलब इसी तरह से घटते जाएगा ना, 10 7 4 और 3 घटेगा और 3 घटेगा और 3 घटेगा, तो 10वां पद कौन होगा, -17 होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। समांतर श्रेणी इतना 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 में कौन सा पद 47 है। देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, 2 से 7 हुआ, 7 से 12 हुआ, कितना कितना बढ़ रहा है, 5 5 बढ़ रहा है। तो आपका डी कितना हो जाएगा, डी तो आपका +5 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे बढ़ते बढ़ते में कैवां पद 47 होगा, कितने नंबर पे 47 आएगा ये आपको बताना है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। हमें 47 का पता करना है, तो यहाँ पे ए एन की जगह पे 47 डाल देंगे। पहला पद आपका 2 है तो 2 डाल देते हैं, प्लस कितने नंबर पे 47 आता है नहीं पता है, एन ही रहेगा यहाँ पे, इंटू डी। डी आपका 5 है तो 5 डाल देते हैं। अब देखिए एन आपको पता चल जाएगा, 47 बराबर 2 प्लस 5 से गुना हो गया 5n -5, 2 -5 हो जाएगा -3 प्लस 5n, और उस तरफ है 47, -3 को उधर भेजेंगे तो +3 हो जाएगा, 47 और 3 50 हो जाएगा, और उस तरफ है 5n। तो n बराबर आपका हो जाएगा 50/5, मतलब आपको n बराबर 10 मिल जाएगा दोनों कट के। तो आपको पता चल गया कि n बराबर 10 होगा, मतलब 10वें नंबर पे ही 47 आएगा। अगर ऐसे ऐसे 5 5 बढ़ते गया तो कितना नंबर पे 47 आएगा, 10वें नंबर पे, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल है। तो इसके लिए सिंपली आप 10 को संख्या लिख दीजिए। प्रथम 10 विषम कौन कौन है, पहला विषम है 1, उसके बाद 3 5 7 9, ऐसे ऐसे करके कितना 10 को संख्या आपको लिखना है, सबको जोड़ देना है। ऐसे भी आप बना सकते हैं सिंपल, और नहीं तो आप एपी वाला जो फॉर्मूला होता है सम निकालने का, एस एन वाला जो फॉर्मूला होता है, देखिए एस एन बराबर क्या होता है, ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। ये वाला फॉर्मूला से आप सम निकाल सकते हैं, मतलब सबका योग निकाल सकते हैं। यहाँ पर पहला पद आपका 1 है तो a बराबर 1 हो गया, ठीक, a बराबर 1 हो गया। d देखिए कितना कितना बढ़ रहा है, 2 2 बढ़ रहा है, तो d बराबर आपका 2 हो गया। और कितने पदों तक जोड़ना है, 10 पद तक जोड़ना है ना, 10 विषम संख्याओं का योग पूछा है, तो यहाँ पे n आपका 10 हो गया। तो एस एन मतलब S10 आपको निकालना है, सैमसंग वाला S10 नहीं है, ठीक। यहाँ पे एस एन आपको निकालना है, तो एन जहाँ जहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ पे उसका 10 वैल्यू हो जाएगा। 10/2 अंदर में 2 इंटू ए करना है, तो ए का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 कर देते हैं, प्लस n-1 करना है, मतलब 10-1 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 2 है, तो 2 डाल देते हैं। सब वैल्यू आपको यहाँ पे मिला हुआ है, सबको बस पुट करना है। 10/2 5 हो जाएगा, 2 इकाई 2 हो जाएगा, प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा। अंदर में 20 हो गया और बाहर में 5, तो 5 गुना 20 मतलब 100 मिल गया ना, 100 ऑप्शन बी में है, बी सही होगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर इतना हो तो t4 क्या होगा, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखिए tn का वैल्यू आपको दे दिया है, tn इज इक्वल टू दिया है 2n + 5। अब t4 पूछा है, t4 पूछा है, मतलब n के जगह पर बस 4 डाल देना है, तो ये हो जाएगा 2 × 4 + 5, 2 4 = 8 + 5 कितना हो जाएगा, 8 5 13। तो यहाँ पे 13 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन सी सही। 25 नंबर में बोला है कि पी एक्स बराबर x पर पावर 5 जोड़ 1 है और जी एक्स बराबर x + 1 है, x + 1 है। तो आपको पी एक्स में अगर जी एक्स से डिवाइड कीजिएगा तो जो आंसर मिलेगा उसका घात क्या होगा, उसका डिग्री क्या होगा, मतलब हाईएस्ट पावर आपसे पूछा है। तो देखिए x पर पावर 5 है प्लस 1 है, और x पर पावर 1 + 1 से भाग लगाना है। तो x से जब x पर पावर 5 में भाग लगेगा तो x पर पावर 4 में आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो x पर पावर 4 में आंसर आएगा, तो यहाँ पर इसका डिग्री 4 हो जाएगा, जो आंसर होगा उसका डिग्री कितना हो जाएगा, 4 ही होगा। इसलिए बी को टिक करेंगे, बना के भी दिखा सकते हैं हम।
यहाँ पर देखिए एक्स पर पावर 5 जोड़ 1, इसमें आपको भाग देना है किससे, एक्स जोड़ 1 से। ठीक, अब देखिए एक्स जोड़ 1 से भाग दीजिएगा तो एक्स पर पावर 5 कितना बार में आएगा, एक्स को किससे गुना कीजिएगा जो एक्स पर पावर 5 आएगा, सिंपल सा बात है, एक्स पर पावर 4 से गुना कीजिएगा तब एक्स पर पावर 5 यहाँ आएगा, और 1 गुना एक्स पर पावर 4 क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 4। वैसे करके यहाँ पे घटाना है, सिंबल बदल जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा, माइनस एक्स पर पावर 4, और यहाँ पे आपको मिलेगा, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा +1। अब देखिए ऐसे और भी भाग लगेगा तो एक्स पर पावर 4 से नीचे ही आएगा, यहाँ पर एक्स पर पावर 3 कुछ आएगा, एक्स पर पावर 2 आएगा, एक्स पर पावर 1 आएगा। तो ऐसे ऐसे आंसर आपको मिलेगा। हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं, एक्स पर पावर 4 हाईएस्ट है, इसीलिए यहाँ पर बी को टिक करेंगे। तो फाइनली हमने बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर का 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आगे के 25 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वो वीडियो भी देखने को मिल जाए। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप मॉडल पेपर का प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं और सभी वीडियो को देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि एग्जाम आपका अच्छा जाए, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला पार्ट देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।